प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किया गया है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम की तरह ही 100 क्वेश्चन होंगे। और आप जो है कलम कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठिए, ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन और ऑप्शन बताऊं आप उसका आंसर करते चले, और जैसे ही सही उसका जो है उत्तर या फिर ऑप्शन बताऊं आप मैच करते चले, और इस तरीके से कम समय में आप एक मॉडल प्रैक्टिस सेट कर सकें। ठीक है, और जांच कर लें कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कि आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। अगर मेरा सहायता आपको चाहिए तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है देशांतरण कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है देशांतरण। अगला क्वेश्चन है चौराहा कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे द्विगु। क्योंकि देखिए ये जो आपका चौराहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चौ आ रहा है, और चौ का मतलब क्या है, चौ का मतलब है 4, तो इसमें जो है डिजिट आ रहा है, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन कौन सा संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो देखिए मनोरंजन, इसमें जो है विसर्ग आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है स्वागत में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें देखिए स्वागत में जो है सु जोड़ आगत यानी कि जो है उ और प्लस आ मिलकर के यहाँ पर जो है वह बन रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया। ऑप्शन है दान, शान, आन, वान। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अपना विपत्ति में भी नहीं होता है। ऑप्शन ए अधीर, दुखी, चलायमान, विचलित। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि धैर्यवान जो व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति यानी कि संकट के समय भी जो है विचलित नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन है राजभाषा, तकनीक भाषा, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई ब्रजभाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन होगा। अक्षर, वाक्य, शब्द या वाक्य या फिर पद्य। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि अगर वाक्य का शब्द युग्म शब्द है तो अनुच्छेद का जो शब्द युग्म है वो आपका वाक्य हो जाएगा, क्योंकि वाक्य जो है शब्दों के जो है समूह से बनता है, उस तरीके से अनुच्छेद जो आपका वाक्यों के समूह से बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओह मल्हारा अपने बाप से कहिस दादा धन में जौन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, भोजपुरी, कनौजी, अवधी या फिर खड़ी बोली। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो अवतरण था ये आपका भोजपुरी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। और यहाँ पे ऑप्शन है पहला ऑप्शन नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, और ऑप्शन बी है व्हेन इट बिगन, और ऑप्शन सी है नो टू रन, और ऑप्शन डी है नो ईरर। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे जो सेंटेंस है नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रन, इसमें जो है आपका व्हेन इट बिगन के जगह पर जो है देन इट बिगन होना चाहिए था। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्हेन इट बिगन जो है यहाँ पे इसमें एक ईरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चूज द वन व्हिच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग टू द गिवन वर्ड ऑब्स्टिनेट। तो देखिए ऑब्स्टिनेट का जो है यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है सही अर्थ देता है, स्टूबर्न, प्रिटी, सिली या क्लीवर। तो क्लीवर का मतलब आपका हो जाता है चालाक, सिली का मतलब मूर्ख, और प्रिटी का मतलब हो जाता है आपका सुंदर, और स्टूबर्न का मतलब जिद्दी। तो ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शनेट के लिए सही अर्थ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि चूज द वन व्हिच अपोजिट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एथिस्ट। तो एथिस्ट का जो है उल्टा मीनिंग कौन देता है, रेशनलिस्ट, थियोलॉजिस्ट या फिर बिलीवर या फिर रिचुअलिस्ट। तो देखिए रिचुअलिस्ट मतलब कर्मकांड वादी हो गया, बिलीवर मतलब कि आस्तिक हो गया, और थियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि जो आपके जो है थियोलॉजी यानी कि जो धर्मशास्त्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका रेशनलिस्ट का मतलब तर्कवादी हो जाएगा। तो देखिए एथिस्ट का मतलब हो जाता है नास्तिक, जो विश्वास नहीं रखता हो, ठीक है, गॉड में, और बिलीवर यानी कि जो गॉड में विश्वास रखता हो यानी कि आस्तिक हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो एथिस्ट का जस्ट अपोजिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें जो है आपका कौन सा है, एग्जीक्यूशन,
एक्साइटमेंट, एक्सपेडिशन और एक्सट्रैक्शन। तो देखिए एक्सट्रैक्शन का जो आपका स्पेलिंग सही है, एक्सपेडिशन का भी सही है जिसका मतलब होता है अभियान, और एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, इसका भी स्पेलिंग सही है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन में जो आपका ई छूट गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज। तो आपको बताना है कि मूर्ति या फिर जो प्रतिमा होता है इसका पूजा क्या कहलाता है, एथिज्म, थीजम, या फिर आपका आइडोलेट्री, या फिर आइकोनोक्लेज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका आइडोलेट्री जो है वो आपका मूर्ति या फिर प्रतिमा का पूजा होता है, वर्शिप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़। तो देखिए रोपड़, रंगपुर और कालीबंगा ये तीनों के तीनों जो आपके भारत में है, लेकिन हड़प्पा जो है नहीं है, ये जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी। ऑप्शन ए है 298 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 305 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है 326 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 326 ईसा पूर्व में जो है आपका अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध, जैन, इस्लाम या फिर ईसाई। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने जो है आपका बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फिर डेनिश। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली जो है 1498 में पहली बार वास्को डी गामा आया था। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले जो आपका भारत में व्यापार के लिए आने वाला जो व्यापारी थे वो पुर्तगाल से थे। ठीक है, इसके बाद से अंग्रेज आए, फिर उसके बाद से डच आए। तो याद रखिएगा एक नंबर आपका हो जाएगा पुर्तगाली, 2 नंबर अंग्रेज, और 3 नंबर डच, और 4 नंबर आपका डेनिश। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। अगले क्वेश्चन देखेंगे, टोडरमल जो कि आपके अकबर के समय में थे वो किससे संबंधित थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से, और ऑप्शन बी है सैनिक कार्य से, और ऑप्शन सी है भवन निर्माण के कार्य से, और ऑप्शन डी है चित्रकारी से। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि कार्य से संबंधित आपके जो है टोडरमल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, और ऑप्शन सी है डलहौजी, और ऑप्शन डी है हिटलर। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। ऑप्शन है अकबर, अशोक, शाहजहां और शाहजहां, सॉरी शेरशाह और शाहजहां। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि भाई सारनाथ में जो है आपका अकबर का स्तंभ है, अशोक स्तंभ जिसको, सॉरी अकबर मैंने गलती से बोल दिया, अशोक का जो है स्तंभ है, यानी कि जो है आपका अशोक स्तंभ आपने नाम सुना भी है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ जो है आपका स्थित है सारनाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर शाहजहां ने। जिसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, रामानंद ने, शंकराचार्य ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर कबीर ने। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य ने जो है आपका हिंदू भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ में चलाया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध जो खजुराहो का गुफा है ये जो है आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो जो कि है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते थे, इसको जो है ब्लू बुक बोलते थे, या फिर रेड बुक, या फिर जो है येलो बुक, या फिर ग्रीन बुक। तो देखिए रेड बुक तो आपका जो है वो विलुप्त प्राय जो जंतु या फिर पक्षी या फिर जो है आपके पौधे होते हैं उनके लिए होता है। तो इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बुक सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है उसकी सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। जबकि यहाँ पर रेड बुक जो है हमने अभी भी बताया है कि रेड बुक किसके लिए है, तो ये आपका जो है जो विलुप्त प्राय पशु पक्षी या फिर जो भी जीव होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करेंगे हम लोग जो है येलो बुक का, तो येलो जो है आपका ये फ्रांस के लिए हो जाता है, और ग्रीन बुक का जब बात करेंगे तो इटली और प्रोसा के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि लिटिल कहाँ का संगठन है, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान या फिर नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, ये श्रीलंका का संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि भवभूति कौन थे, संस्कृति कवि, या फिर संस्कृत गद्य लेखक, या फिर संस्कृत नाटककार, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपके संस्कृत के नाटककार थे। एक अगला क्वेश्चन है कि मोड वैट क्या है, उत्पाद कर है, आयकर, या फिर बिक्री कर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि भाई मोड वैट जो होता है वो आपका उत्पाद कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है ओरल बी क्या है,
कार का एक मॉडल है या फिर वस्त्र का एक मॉडल है या फिर मोबाइल का एक हैंडसेट का नाम है या फिर टूथब्रश है, तो ओरल भी जो है एक ब्रश आता है दांत को धोने के लिए, यानी कि टूथब्रश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लैगून क्या है? एक तालाब है या फिर छिछला झील है या फिर झरना है या फिर जलप्रपात है? तो देखिए लैगून जो होता है ये एक छिछला झील होता है, ठीक है, और ये जो आपका समुद्र का जो पानी होता है वो अगर जल के द्वारा जो है अगर गिर जाता है तो वही आपका जो झील होता है जो कि नमकीन होता है, यही आपका कहलाता है लैगून, जो कि केरला की तरफ में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, मतलब गरम दल के कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक या फिर मदन लाल धिंगड़ा या फिर जो है आपका उधम सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों के जो है आपके उग्रपंथी थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये आपके जो है उग्रपंथी नहीं बल्कि नरमपंथी थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी खिलाड़ी को 5 रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? टेबल टेनिस, टेनिस, शतरंज या फिर बैडमिंटन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेस, यानी कि जो आपका जिसको भी 5 रैंक मिलता है वो आपका शतरंज से संबंधित होता है, ठीक है। क्योंकि फाइट जो होता है ये क्या होता है, ये जो आपका पूरे विश्व में जो आपका मतलब इंटरनेशनल चेस कंपटीशन को जो है कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? जापान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ आपका जो है तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? 90 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट या फिर 80 मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, 70 मिनट जो है आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच का समय होता है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अधिकार वाले क्षेत्र शहर की राजधानी कहां पर है? उरी, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद या फिर बालाकोट? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फराबाद जो है वो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कश्मीर का जो है कश्मीर शहर का जो है राजधानी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? ऑप्शन है डफरिन, ऑप्शन बी है रिपन और ऑप्शन सी है कर्जन और ऑप्शन डी है हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिपन ने जो है आपका 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया, यानी कि प्रेस के ऊपर जो आपका ये दबाव था, यानी कि जो है उस पर जो एक प्रेशर था, यानी कि जो है ये जो नियम था, ठीक है, उस पर जो है ये लोग कंट्रोल करते थे, नियंत्रण था, उसको जो है खत्म कर दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो देखिए मुस्लिम लीग तो यहाँ पे ऑप्शन है 1906, 1916, 1940 और 1946। इसका जो है देखिए 1906 में ये मुस्लिम लीग खुद आपका जो है स्थापित हुआ, और भारत विभाजन का जो मांग है ये आपका किया था इन्होंने 1940 में। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ऋजुवेद, सॉरी ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो देखिए यहाँ पे अथर्व का मतलब ही होता है आपका जो है पवित्र जादू टोना, तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में जो है आपका वशीकरण और जादुई माया का जो है जिक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन है आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, पारसी और बौद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है दो सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है संघ का प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो ये जो है आपके जो राज्यों के गवर्नर होते हैं वो संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो है इसका स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति जो है सबसे अधिक समय लेता है इन चारों ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सही देख लेते हैं, अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या फिर अस्तिर्यो। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने जो है आपका पहली बार बताया था कि भाई पृथ्वी गोल है। अरस्तु भी याद रखिए और एरेटोस्थेनीज जो कि आपके जो है ज्योग्राफी के फादर हैं उनका भी नाम याद रखिएगा। दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा तो बता देंगे हम लोग, यही जो है पहली बार बताया था कि पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत
माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चिली, जापान, फिलीपींस या फिर यूएसए यानी कि अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो आपका ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस है, तो ये सेंट हेलेंस पर्वत जो आपका है यूएसए में, मतलब वाशिंगटन के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, या फिर जो आपका ब्लैक सी यानी कि काला सागर, या फिर बाल्टिक सागर, या फिर उत्तरी सागर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपका बालियारिक द्वीप समूह है, आइलैंड्स हैं, ये आपके जो है कहाँ पर है? तो ये जो है आपका है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? साइकन रेल सुरंग चीन, और ऑप्शन बी है पेट्रोन्स टाक्से मलेशिया में, और ऑप्शन सी है अपालेचियन पथ जो कि यूएसए में, और ऑप्शन डी है रोगन बांध जो कि आपका तजाकिस्तान में है। तो देखिए यहाँ पर जो है सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका साइकन रेल सुरंग जो है वो आपका चीन में नहीं है, बल्कि ये आपका जो है जापान में है। तो ये आपका जो है सही से मैच किया हुआ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? अगस्त मलाई, या फिर जो है नल्ला मलाई, या फिर नीलगिरी, या फिर पंचमढ़ी। तो देखिए यहाँ पे अगस्त मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी ये तीनों जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जबकि नल्ला मलाई जो है ये आपका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, या फिर भाखड़ भाखड़ा नंगल परियोजना। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित किन देशों में से जो आपका नहीं बहती है? चीन, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाओस। यानी कि देखिए एशिया की जो ये नदी है मेकोंग नदी, ये चीन के तिब्बत से निकल करके और फिर जो है ये लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए दक्षिण सागर में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो है आपका चीन में भी बहती है, कंबोडिया में भी बहती है, और लाओस में भी बहती है। तो कहाँ नहीं बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लातविया की सीमा नहीं मिलती? रूस के साथ में, या फिर जो है एस्टोनिया, लिथुआनिया, या केनिया। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, केनिया के साथ में जो है लातविया की सीमा नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पनामा का समवर्ती नहीं है? ऑप्शन है कोस्टारिका, प्रशांत महासागर, कोलंबिया, या वेनेजुएला। तो देखिए ये जो पनामा नहर है, ठीक है, ये आपका वेनेजुएला के नजदीक में नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जो है नजदीक है सांभर झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में जो है सबसे कम मात्रा में वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, या फिर प्रसेनजीत। तो आपको याद होगा प्रसेनजीत अंगुलीमाल डाकू से, या गौतम बुद्ध जो है आपका अंगुलीमाल डाकू और प्रसेनजीत एक ही समय के थे, और बिंबिसार भी उसी गौतम बुद्ध के ही समय में थे। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिलिंद जो थे वो इन तीनों के समकालीन नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? केंद्रीय सरकार, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, या राज्य पर सरकार, या फिर योजना आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका जो है योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जमशेदपुर, वही जगदीशपुर, या फिर जो है आपका लखनऊ। तो इसका जो है देखिए जगदीशपुर या लखनऊ है और झांसी है, इन तीनों जगह पे विद्रोह हुआ था, चित्तौड़ में नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कह सकते हैं या फिर प्रवर्तक थे? एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, या फिर मधुसूदन दत्त, या फिर आर एम दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट जो थी वो आपका फेबियन आंदोलन की प्रवर्तक थी। अगला क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू, ऑप्शन ए एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, ऑप्शन बी चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, या फिर कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपुत था, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, कामागाटा मारू जो है वो कनाडा का एक निकला हुआ जलपुत था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित है। ऑप्शन है गतिज, चुंबकीय, स्थितिज या फिर स्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, किसी खींचे गए रबड़ बैंड में जो है स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका मानव शरीर में कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा या फिर किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा में जो है निमोनिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, चुंबकीय अनुदान अनुनाद सॉरी या फिर भूकंपीय। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और एक्स किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका v यानी कि वेलोसिटी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसका स्क्वायर यानी कि चरगुना हो जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन है जेसी बोस, हरगोविंद खुराना या फिर जो है आपका एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर को जो है भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो जो है खगोल शास्त्र से संबंधित खोज किए हुए थे, मतलब तारों से संबंधित उन्होंने जो है स्टडी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है। एसएलवी, एप्पल, रोहिणी या फिर इनसेट। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो पहला तुल्यकाली सैटेलाइट था उसका नाम था एप्पल। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है, ए, बी, ए बी या फिर ओ। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, ओ जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको देता है। वो जो है ए बी को भी दे सकता है, वो जो है बी को भी दे सकता है और वो जो है ए को भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विब्यूर का संबंध किससे है, प्रकाश, ध्वनि, गति या ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो विब्यूर है ये आपके जो है प्रकाश के अलग अलग जो वर्ण है, जैसे कि वी से हो जाएगा विब्यूर, सॉरी वी से आपका जो है वायलेट हो जाएगा, ये आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये आपका जो है प्रकाश से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ के द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जाता है। तेजस, विजय, लक्ष्य या फिर वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य। उस वायुयान यानी कि चालक विहीन बिना जो है आपका पायलट वाले वायुयान का नाम है जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, जिस पर निशाना साधा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को किसमें नापा जाता है। डायनेमोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ या फिर फेदोमीटर या फिर जो है मैग्नेटोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ के जरिए भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है। असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है विकिरण, चालक, सदिश या नियामक। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वहन करने के लिए सबसे उत्तम जो है आपका चालक को समझाता है, कंडक्टर को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हैजा का टीका का खोज किसने किया था। जोसेफ लिस्टर, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर रोजर बेकन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुई पास्चर ने जो है आपका हैजे के टीके का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था। हरगोविंद खुराना या फिर हिप्पोक्रेटस या फिर जो है आपका एडवर्ड जेनर या फिर जेसी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बसु ने जो है आपका ये पता लगाया था कि वनस्पतियों में भी जीवन होता है, वो भी जो है मानव की तरह रिएक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। गॉल ब्लैडर, लीवर, त्वचा या फिर पेनक्रियास। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो आपका जो सबसे बड़ा ग्रंथि भी होता है जिसका कि वेट आपका 1.5 किलो का होता है और ये आपका लीवर को बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है 75 नंबर, जिसमें है अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं। एनाटॉमी, साइटोलॉजी, जीनियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक्स जो है आपका स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी होता है, यानी कि अनुवांशिकता का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ज्वलनशील, गंधहीन, पीलापन या फिर खट्टा स्वाद। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है वो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय, श्लेष्मीय,
ओवर 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, यूरिक एसिड या फिर पायरुविक एसिड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मांसपेशियों में जो है आपका थकावट हो जाता है या फिर जो कह सकते हैं क्रैम्प होने लगता है। अगला है क्वेश्चन कि एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की नंबर कितना होता है? 1, 2, एक भी नहीं या फिर कई सारे? तो इसका जो है आपका यहाँ पे नहीं छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा नहीं और यहाँ पे कई सारे। ठीक है, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में आधा होता है? प्लेटिनम प्लेटिनियम या फिर जो है आपका टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम या फिर तांबा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम जो होता है उसका जो मजबूती होता है वो इस्पात यानी कि स्टील के बराबर होता है, लेकिन भार जो है उससे आधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी है लुई पास्चर। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है आपका पेनिसिलिन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका परम शून्य ताप पर ऑप्शन ए पानी जमना शुरू हो जाता है, ऑप्शन बी आणविक गति अवरुद्ध हो जाता है और ऑप्शन सी है सभी गैसें द्रव में बदल जाती है या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी गैसें जो है आपका वो द्रव में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिलिकॉन है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन जो होता है वो आपका सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है? पराबैंगनी, गामा और रक्त या फिर उपर्युक्त सभी? तो देखिए ना तो हम पराबैंगनी को देख सकते हैं, ना ही गामा को देख सकते हैं, ना ही अवरक्त किरणों को देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होता है? सामान्य स्तर से नीचे आ जाता है या फिर सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा या फिर सामान्य स्तर से नीचे बदलता रहेगा? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब आपका आंधी तूफान आने वाला होता है उस समय बैरोमीटर में जो पारा होता है वो नीचे की तरफ में गिर जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, स्ट्रेपी या फिर जो है आपका आमाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन जो है वो आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, ये आपका जो है 71% है लगभग लगभग, और ये जो है आपका ऑक्सीजन ये जो है करीबन करीबन आपका जो है होता है 28%, और बाकी जो है आपका अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% होता है, और बाकी जो बच गया उनमें सब आपका जो है अन्य गैसें या फिर जलवाष्प होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है निम्न में से कौन अवश्रव्य तरंगे हैं? 10 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से ऊपर या फिर 200 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 हर्ट्ज जो होता है वो एक अवश्रव्य तरंग है, क्योंकि देखिए 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है, देखिए यहाँ पर जो है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज तक का जो होता है ये होता है आपका श्रव्य। ठीक है, और इससे जो आपका ऊपर होता है ये होता है आपका पराश्रव्य। ठीक है, और इससे जो नीचे होता है ये होता है अश्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या फिर वेब गेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर से जो है दूध का प्योरिटी कैलकुलेट किया जाता है, मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? निक्षेपण, विस्थापन, तापरण, तापांतरण या फिर विघटन गणित? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापांतरण जो है वो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनखंड एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 4। तो इसमें सबसे छोटा है 4 से 4, हम लोग गुणा करके देख लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 980 है तो 980 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 8 चौके 32 का 2 आ जाएगा, और 9 चौके 36 और 3 39। तो 3920 जो है एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा 4। अब देख लेते हैं इससे बड़ा है 5, तो इसमें गुणा करेंगे 5 से तो 0 पचे 0, और 8 पचे 40 का 0, और 9 पचे 45 और 4 49। तो यहाँ पर 4900 आ रहा है, और 4900 जो है एक परिपूर्ण वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है
वो है यदि 9 व्यक्ति यानी कि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 9 आदमी कर रहे हैं 16 दिन में, तो एक आदमी करेगा 16 गुणे 9 दिन में। तो इसी तरीके से आपका जो है, एक सेकेंड, इसको जो हम लोग ऐसे नहीं बना करके हम लोग बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कि 16 दिन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसको उल्टा मैंने बना दिया कि 16 दिन में जो है आपका 9 आदमी काम करता है, तो एक दिन में कितने आदमी काम करेंगे। तो एक दिन में जो है आपका अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 9 गुणे 16 लोग काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर 24 दिन में बात करेंगे कितने लोग काम करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 16 और डिवाइड बाई 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका 8 दूना 16 और 8 तरीका 24 और 3 तरीके 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने में नाव कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पे इधर से आपका जो है मान लो कि नाव चल रहा है, तो ये नाव का चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर भी आपका धारा भी चल रहा है, तो ये है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरा जो नाव है इसका रफ्तार इधर की तरफ में आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो है स्पीड हमारा निकल के कितना, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो 68। हम लोग क्या कर देंगे, 68 में जो है हम लोग भाग कर देंगे 17 से, यानी कि 17 चौके 68। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है दिए गए त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू AC है, यानी कि ये AB और ये AC बराबर है, और दिया हुआ है कि एंगल BX है। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया कि एंगल जो B है ये कितना है, X है, और एंगल A जो है वो आपका 2x माइनस 20 डिग्री है। तो ये है आपका एंगल A जो कि कितना है, तो ये है आपका 2x और माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंगल बी यहाँ पर कितना होगा। एक्चुअली यहाँ पर जो है एंगल बी गलती से लिखा गया है, यहाँ पर जो हमें लिखना था कि एंगल सी कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो एंगल जो है हमें सी निकालना है, एंगल हमें सी निकालना है। तो अब देखिए चूंकि ये ए बी और ए सी बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा, तो ये भी आपका x हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तीनों को ये जोड़ देते हैं 2x प्लस सॉरी 2x माइनस 20 और x, तो ये 2x x और x 4x हो जाएगा। अब 4x और यहाँ पे माइनस 20 था, तो ये आपका माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर आपका 180 हो जाएगा। तो ये आपका जो है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 200 हो जाएगा बराबर के राइट साइड में, और इधर हो जाएगा 4x। तो ये 4 से कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, तो 50 बार में। तो यानी कि x यानी कि एंगल जो सी है इसका वैल्यू आ जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है एक त्रिभुज के कोण 3x डिग्री 2x माइनस 60 डिग्री और 4x माइनस 11 डिग्री है, तो x का मान कितना हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 3x 2x 5x और 4x 9x, तो 9x हो गया, और माइनस 7 और 11 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18। तो माइनस 18 और बराबर हो जाएगा आपका 180। क्यों, क्योंकि तीनों को हमने जोड़ दिया है। तो ये 18 इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है जब जोड़ देंगे तो 198 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 198। चूंकि देखिए यहाँ पर 18 डिग्री हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे 180 और 10 190 और 8 18, तो 9x बराबर कितना हो गया, तो 9x बराबर 198। अब 9 से ये कटा देंगे, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक ऋजु रेखा पर दो आसन कोणों का मान x डिग्री और 2x प्लस सॉरी माइनस 27 डिग्री है, यहाँ पे डिग्री छूट गया है, तो दोनों में से सबसे छोटे जो कोण है उसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऋजु कोण बना रहा है, यानी कि 180 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि हो गया कि x और प्लस 2x माइनस 27 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे 27 जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 207। अब इसमें 3 से कटा देंगे, तो 3 से कटाएंगे तो कितना बराबर हो जाएगा, 3 छके
18 और 2 और 7 तो 3 9 27। तो इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा कि जब जो छोटा है यानी कि x डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 69 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो मान लो कि लड़का का जो है उम्र x है, तो उस व्यक्ति का कितना हो जाएगा x प्लस 24। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आगे बताया जा रहा है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगुनी हो जाती है। तो 2-2 वर्ष जोड़ देते हैं दोनों में। जब 2-2 वर्ष जोड़ देंगे, यहाँ पे भी 2 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, बच्चे का जो उम्र है वो जाएगा वो आपका x प्लस 2, और जो व्यक्ति है उसका उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 26। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वर्ष के बाद जो है लड़के का उम्र लड़के की उम्र का जो है दुगुना हो जाता है उस व्यक्ति का। तो इसका जो हम लोग डबल कर देंगे, तो ये कर दिया हमने डबल, ये हो जाता है आपका क्या x प्लस 26। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है x प्लस 26। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस में जाएगा, तो यानी कि जो है आपका 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 है, अब यहाँ पर आपका जो है 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में आएगा तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 तो 3x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका 3x से कटा देंगे, सॉरी यहाँ पे जो है हमें 3x नहीं होगा बल्कि यहाँ पे x हो जाएगा। कैसे x हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x जब इधर आएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस x, तो ये कितना आएगा, ये आएगा x इक्वल टू कितना, तो 22। तो यहाँ पे बच्चे का यानी कि लड़के का उम्र पूछा है जो कि हमने माना था x, तो x का वैल्यू आ रहा है 22, तो यानी कि बच्चे का जो है उम्र 22 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इक्वल टू 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो ए बी का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो a माइनस बी का स्क्वायर कर देते हैं, तो a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, तो 29 दिया हुआ है, तो 29 माइनस 2ab इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 9 को इधर लेके आते हैं और 2ab को उधर लेके जाते हैं, यानी कि जो है आपका है 2ab बराबर हो जाएगा 29 माइनस 9, यानी कि 2ab बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो 2a b बराबर 20 हो जा रहा है, तो 2 से ये 20 कट जाएगा, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर आपका जो है 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदता और 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए सबसे पहले लागत निकालते हैं। तो इसने खरीदा है 4700 में और 800 रुपए लगाया है, तो टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, तो टोटल का खर्चा जो है आपका 47 और 800 5500 रुपया है। तो 5500 रुपया में ये जो है आपका, मान लो कि उसका लागत लगा और बेचा कितना है, तो बेचा है आपका 5800, तो जितना में बेचा है उसमें से लागत मूल्य घटा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 300। तो 300 रुपया उसको लाभ हो रहा है, तो अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी कि 300 गुणे आपका 100 और बट्टा लागत, तो लागत कितना है 5500, तो 5500 से हमें डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। अब हम लोग कटा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11, इसको जो हम लोग कटा देते हैं कितना से, तो इसको कटा देते हैं हम लोग 5 से, तो ये हो जाएगा नीचे में 11 और ऊपर में 5 से कटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 बट्टा 11, और 60 बट्टा 11 का मतलब हो गया कि 5 पूर्णांक और 5 बट्टा 11, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पूर्णांक 5 बट्टा 11% जो है उसको लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है, प्रति माह 525 रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखो यहाँ पे बातों को समझो, 65% खर्च करता है तो कितना प्रतिशत वो बचाता है, तो वो आपका जो है 35% बचाता है। तो मान लेते हैं कि उसका जो है आपका जो मासिक आय है वो x है, तो x का 35% यानी कि 35 बट्टा 100 ये जो है अपना ये बचाता है, यानी कि 525 रुपया बचाता है। x का 35% यानी कि 35 बट्टा 100। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये गुणा में जाएगा, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 525 और गुणे 100 डिवाइडेड बाई 35। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग कटा देंगे
5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 5 से जब हम कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 0 नहीं कटेगा तो, और उसके बाद से बचा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जो है 7, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 105 और डबल 0 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको भी कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ पे जो है 3 और 5, तो 7 बचे 35 और डबल 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1500 रुपया जो है वो जो है कमाता है हर महीने में, और उसमें से 65% खर्च कर देता है और 525 रुपया वो बचाता है। तो इस तरीके से हमने जो है 100 क्वेश्चन देखा मॉडल सेट 2 में। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप जो है इस तरीके से डेली डेली इस चैनल को विजिट करें या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू जो है डेली न्यूली अपलोडेड वीडियो को देखें और अपना प्रैक्टिस करें, ताकि इस बार जो है रिजल्ट आप 100% दें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए।